जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स एंड वेलकम बैक। आई होप ऑल यू ऑल आर इन अ वेरी गुड शेप और आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे और रेडी होंगे अपने अगले चैप्टर एक नए स्टेप को कॉन्कर करने के लिए। सो एज यू नो दैट हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत को पूरा तरीके से कंप्लीट करेंगे एंड आई हैव मेक श्योर कि पॉलिटिक एम लक्ष्मीकांत का कोई भी टॉपिक, कोई भी सिंगल लाइन इसमें ना छूटे। मैंने इस नोट्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपको लक्ष्मीकांत के सब कुछ तो डिटेल मिलेंगे, इवन आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, उसकी बैक स्टोरी मिलेगी उस चीज़ से रिलेटेड। सो आई होप यू ऑल विल like it and you are enjoying this series. So without wasting any further time, let's begin this chapter 6, that is citizenship. Okay, so as usual, part 1, meaning and significance of citizenship. अब आपने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत सी जगह पे देखा होगा, पढ़ा होगा, इंडियन सिटीजन, यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो आप एक सिटीजन कैसे कहलाते हो, आपके क्या क्या राइट्स, आपके क्या क्या ड्यूटीज हैं, और आपको एक फॉरेनर से अलग कैसे बनाता है ये सिटीजन, और कैसे कोई किसी कंट्री का सिटीजन बनता है, और हम इस कंट्री के सिटीजन कैसे कहलाते हैं, सब कुछ जानने का ट्राई करेंगे इस सिंगल वीडियो में। सो लाइक एनी मॉडर्न कंट्री, इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ पीपल, सिटीजन एंड एलियन। अब एलियन क्या होता है, ये नहीं बोलना कि यूएफओ से आया हुआ कोई। एलियन इज बेसिकली बाहर से कोई आया हुआ। सो आपका पॉलिटी के अंदर एलियन का टर्म का मतलब है दे आर citizens of another state and therefore they do not enjoy all the rights that the citizen do. Okay, और citizens क्या होते हैं, आपके फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के, और जिसके पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। आप ऐसा मानो ना कि आपके घर में आप हो और आपके घर में एक गेस्ट आया है, तो किसके पास ज़्यादा राइट्स है, किसके पास ज़्यादा फ्रीडम है? ऑब्वियसली आपके पास, एलियंस के पास उतने नहीं है क्योंकि वो उस घर के नहीं है। अब एलियंस दो टाइप के होते हैं। कभी कभी आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते होंगे जिनके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हो, और आपके पास अगर कोई गेम है, कुछ भी चीज़ ऐसा है ना आपके लिए प्रीसियस चीज़, आप खुशी खुशी उसको दोगे खेलने के लिए कि आप आओ इसको एंजॉय करो, क्योंकि उन्हें, उनके साथ आप एंजॉय करते हो, वो आपकी खुशी में खुश होते हैं। कुछ ऐसे गेस्ट भी होंगे जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, और वो जब आप वहाँ पे आते होंगे तो आपको उतना एक्साइटेड नहीं होते होगे यार, आप चाहते हो कि वो ना आए। तो सेम इन पॉलिटी में क्या है, एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। अब फ्रेंडली एलियन क्या होते हैं, ऐसे लोग जिनकी कंट्री के साथ हमारे बहुत अच्छे गुड रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशंस हैं, वो होते हैं फ्रेंडली एलियन। एनिमी एलियन क्या होते हैं, ऐसे सिटीजन जिसका इंडिया के साथ वॉर चल रहा है या अच्छे संबंध नहीं है, उसको बोलेंगे एनिमी एलियंस। और ऐसे लोगों को हमारी कंट्री का वीज़ा मिलने में भी बहुत सी प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू कम हियर, बिकॉज वो कुछ भी हो सकता है, स्पाई हो सकते हैं, कुछ भी। आप ऐसे कंट्री के आ रहे हो ना जिसका जिसका साथ हमारे वॉर चल रहे हैं, तो मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि पूरे कंट्री के सारे पीपल्स का माइंडसेट सेम होगा। तो आप इसको इस वे में ऐसे याद कर सकते हो। इसी वजह से एनिमी एलियंस को दे डू नॉट गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 क्या है, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो है एफ आर, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, which comes under chapter 7 of M. Lakshmikant, that I have made sure to upload this video as soon as possible of the FR। NFR लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिकॉज उसमें आपको अपने राइट्स पता चलते हैं, और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू शुड नो योर राइट्स, you should fight for your rights. Okay, so the second part is rights exclusive to citizens and their duties। अब कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सिटीजन्स के पास है, बाहर वालों के पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो बाहर से कोई बंदा आके आपकी कंट्री में वोट डाल रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, वो फॉरेनर है, वो उस कंट्री का नहीं है, वो उस घर के डिसीजंस नहीं ले सकता है। ठीक है, वो डिसीजंस लेने का हक सिर्फ आपका है। तो अब हम ऐसे राइट्स पढ़ते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन के पास अवेलेबल है। ये राइट कौन कौन से हैं याद कर लेना, ये बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, 15, 16, 19, एंड देन 29 एंड 30, दैट इज 15, 16, 19, 29 एंड 30। वी विल श्योरली रीड दिस इन डिटेल। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए हैं, ना कि फॉरेनर्स को। व्हाट इज आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अपने इंडियन सिटीजन्स में कभी भी किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उस रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। देन वी मूव ऑन टू द आर्टिकल 16, दैट इज राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राइट टू इक्वालिटी होगी। एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ, जैसे कि आप SC ST OBC वुमेन्स को प्रिविलेज देना, बट वो एक दूसरे टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, FR के चैप्टर में।
For now, just concentrate on this thing that the Article 16 tells that right to equality of opportunity in public employment that is only available to the Indian citizens. Now, Article 19 that gives the six freedoms: speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession. अब ये सिक्स को सीरियल वाइज याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया था, आप उसे याद कर सकते हो। वैसे ऑब्वियसली मैंने किसी टीचर से पढ़ा था अपने। तो पहला है स्पीच। एक बच्चा है, बच्चा रो रहा है, ओके। रो रहा है, रो के अपने डिमांड्स को बता रहा है। डिमांड्स बताएगा, अब वहां पे रो रहा है, डिमांड बनाएगा, तो वहां पे अगल बगल लोग जुटेंगे, वहां पे असेंबली हुआ। अब लोग जुटेंगे, सब अपने अपने पॉइंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ग्रुप बनाएंगे, तो एसोसिएशन बन गया। एसोसिएशन बनने के बाद वो क्या कहेंगे, इसकी डिमांड्स को मान के लेके जाएंगे यहाँ से। सब सब निकल गए वहां से। अब निकल तो गए, कहीं रहेंगे भी, यहाँ पे आके रहने लग गए। अब रह रहे हैं तो खाना जरूरी है, खाने के लिए कमाना पड़ेगा। तो बच्चा रोया, असेंबली हुई, सॉरी, बच्चा रोया, उसने अपनी जिद बताई, वहां पे लोगों का इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद लोगों ने बातें करके एसोसिएशन बनाया, और बातें एसोसिएशन बनने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व होने के बाद वो सब वहां से चले गए, जाने के बाद एक जगह पे रहने लग गए। अब रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, खाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा। नाउ आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है। राइट टू वोट, ओके, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एलिजिबिलिटी टू होल्ड की पब्लिक ऑफिसेज। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ सिटीजन बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। along with this right citizen also have certain duties। अब आपको राइट तो मिल रहे हैं, आपकी कंट्री आपको बहुत सी राइट्स दे रही है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट इन रिटर्न आपका भी फर्ज बनता है, इट्स योर ड्यूटी कि आप भी कंट्री को बदले में कुछ दो, कंट्री के साफ सफाई करो। फंडामेंटल ड्यूटीज है, दैट इज आर्टिकल 51 ए जो हम आगे पढ़ेंगे। सो सर्टेन ड्यूटीज है, जैसे कि टैक्स टाइम पे भरना, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, एंथम एंड डिफेंडिंग द कंट्री। आप कंट्री को डिफेम नहीं कर सकते, आपको डिफेंड करना है कंट्री को अपने, ओके। ओके, सो देयर अ की डिफरेंस दैट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इन इंडिया एनी सिटीजन वेदर बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, आप वो बर्थ से हो या नेचुरलाइजेशन से हो, इज एलिजिबल टू बिकेम द प्रेसिडेंट। अब हमारा ये कहना है वसुधैव कुटुंबकम, और हम अपने अतिथि देवो भव, ओके। सो इसमें क्या होता है कि अब कोई बाहर का बंदा है, फॉरेनर है, उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। अब इंडिया का सिटीजनशिप ले लिया है, तो अब लेने के बाद क्या होगा, ये बंदा पूरी तरीके से इंडियन बन चुका है और ये एलिजिबल है आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए। दैट इज द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट position in India. So in India, any citizen, whether by birth or by naturalization, a process where a foreigner acquires citizenship is eligible to become the president. Okay, so यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या होता है कि जो बर्थ से ही प्रेसिडेंट मेंबर है, सिटीजन है यूएस का, सिर्फ और सिर्फ वही प्रेसिडेंट बन सकता है, एक नेचुरलाइज सिटीजन नहीं बन सकता है वहां पे, ओके। Now, part 3 that is constitutional provisions, article number 5 to article number 11. These are the articles that comes under the citizenship part, okay. So the rules for citizens are mentioned in part 2. Part 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, article 1 to 4. Now this is the part 2, part 2 of Indian Constitution. Total 25 parts हैं, ये part 2 है। part 2 में आता है आपका article 5 to 11। अब यहाँ पे आता है article 5 to 11। स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं, ओके। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट रूल बुक ऑन सिटीजनशिप। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में सारी डिटेल नहीं बताया जा सकता सिटीजन्स कैसे बनते हैं। उसने एक बेसिक आइडिया दिया, एक बेसिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम तक का पूरा डिटेल दिया कि कैसे है। इट only identifies the people who became citizen of India at its commencement, that is on January 26, 1950। January 26, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। उस टाइम पे जितने भी लोग हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया बने थे, ये उसी को सिर्फ आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जो भी हुआ था वो इट इज नॉट डील विद द रूल्स एक्वायरिंग और लूजिंग सिटीजनशिप आफ्टर दैट डे। उस डे के बाद सिटीजन कौन बने, कैसे जाएगा, कैसे नहीं, उसके बारे में बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। उसके लिए हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया गया था, जो गवर्नमेंट का लॉ जो आज बताता है कि सिटीजनशिप किसी को कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, इसके तहत बोला जाता है, ओके। So parliament, it gives the parliament the power to make laws for all matters relating to citizenship। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दे रखा है, पार्लियामेंट ने उसके तहत ये एक्ट लाया। अब ये एक्ट ही हमें बताता है सिटीजनशिप को कैसे कहलाएगा सिटीजन और कैसे नहीं कहलाएगा। नाउ
अब 26 जनवरी 1950 तक तो हमारे सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कौन कैसे बनेगा। उसके बाद की बात करते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड आउट 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज बताई गई। पहली, सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल, जो कि बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 5। अ पर्सन हु हैड अ डोमिसाइल, परमानेंट होम आपका होना चाहिए इंडिया में, एंड कोई भी ये कैटेगरी फुलफिल करना चाहिए। या तो वो इंडिया में बॉर्न होगा, या उसके इधर, टेक अ गुड नोट ऑफ दिस पॉइंट, either of their parents are born in India, कोई भी एक पेरेंट बॉर्न होना चाहिए इंडिया में। They had been living in India for 5 years just before the constitution began, that is on 26 January 1950। इससे पहले जितने भी लोग हैं 5 साल तक उसको इंडिया में होना चाहिए, तभी आप, जैसे कि 1945 के बाद से ही आपको इंडिया में होना चाहिए, तभी आप सिटीजन कहलाओगे आर्टिकल 5 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 6, जो कि है माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कोई इंसान इंडिया आया है जो कि पाकिस्तान में रहता था, क्योंकि 1947 में डिवीजन के बाद कोई बंदा अगर पाकिस्तान जा चुका है और वो वापस से अपने इंडिया आता है, इफ दे और देयर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब दोनों एक ही थे, एक ही पार्ट में थे, तब उस टाइम पे अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए होंगे एंड दे मेट अ सर्टेन कंडीशन। अब कट ऑफ डेट क्या बताई गई, जुलाई 19 1948 से पहले ही आ गए हों, ये नहीं कि उसके बाद आ रहे हों आराम से। ठीक है। अब माइग्रेंट्स टू, इसके बाद आया सॉरी, फिर माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान हु रिटर्न, आर्टिकल 7। अब माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान में बट वो वापस आ गए हैं। अ पर्सन हु वेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1 1947 but later returned to India for resettlement could become a citizen। They had to be resident in India for 6 months before applying for registration। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में ये लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं लास्ट 6 महीने से इंडिया के अंदर ही रह रहा था, जो 1947 मार्च 1 के बाद चले गए थे पाकिस्तान, बट वो वापस इंडिया आ गए थे रीसेटलमेंट के लिए। अब नाउ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है बट वो बाहर रहता है इंडिया के, तो अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया कुड बिकम अ सिटीजन इफ दे वर रजिस्टर्ड बाय एन इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन इन देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। वो जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहां पे इंडिया का रेजिडेंस होगा, इंडिया डिप्लोमेटिक मिशन होगा, वहां पे जाकर उसको रजिस्टर करना होगा और वहां पे जाकर उसे बताना होगा कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ का सिटीजनशिप छोड़ के आप इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हो, क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को एंटरटेन करता है। तो अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हो तो आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो। इधर या तो आप उस कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ के हमारी कंट्री में आओगे, या फिर आप जैसे ही हमारी कंट्री का सिटीजनशिप अक्वायर करते हो, ऑटोमेटिक आपकी दूसरी सिटीजनशिप रिलिंक्विश हो जाती है। Now we are moving to the part 4, that is the Citizenship Act 1955। How to acquire citizenship। अब मैंने ये बताया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 का, जो आप आज आज भी रूल बनाता है कि सिटीजनशिप कौन है कौन नहीं है। तो द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज, 5 तरीके बताए जिससे कि इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। ये कुछ डेट्स वाले इशू हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसको 2 से 3 बार रीडिंग देनी पड़ेगी तभी याद होगा। अब 5 तरीके बताए हैं उसने। हम पहला तरीका पढ़ते हैं, बाय बर्थ, राइट ऑफ द सॉइल, जूस सॉली। अब ये क्या है, कैसे बाय बर्थ बोल सकते हैं, जो इंसान जनवरी 26 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एन इंडियन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनैलिटी। अब इन्होंने बोला कि पेरेंट्स की नेशनैलिटी कुछ भी हो सकती है, बट जो इंसान इस टाइम पे इंडिया में पैदा हुआ है इज एन इंडियन सिटीजन। और आप खुद भी जानते होंगे एक बहुत बड़ी गलती भी मान सकते हैं, और इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, तो इसलिए हमेशा अमेंडमेंट आते रहते हैं और हमें भी अपनी लाइफ में अमेंडमेंट करते रहना चाहिए। अमेंडमेंट करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नाउ अब आता है बॉर्न ऑन और आफ्टर जुलाई 1 1987। 1987 तक का हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो इंसान बॉर्न होता है, बॉर्न इन इंडिया एज अ सिटीजन ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ देयर पेरेंट्स was an इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। जब वो बच्चे का बॉर्न हुआ है तो उस टाइम पे उसके कोई भी एक पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, 1987 1 जुलाई का बाद। ओके, अब इसमें भी आप बोल सकते हो कि
उस टाइम पे ऐसा सेंसिटिव सिचुएशन हुआ करता होगा उस टाइम पे कि आप कोई भी एनिमी एलियन या कोई भी आके आपकी कंट्री में बस सकता है, और वो एक बेबी बॉर्न होने के टाइम अगर एक पेरेंट भी इंडियन है और दूसरा पेरेंट कुछ भी हो सकता है ना, आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो आपका फ्रेंडली है या क्या है या उसके मन में क्या है, तो उस केस में वो बच्चा भी इंडियन कहलाएगा। ओके, एंड ऑब्वियस ही बात है फिर सामने वाले पर्सन को भी आप सिटीजनशिप दे ही दोगे किसी ना किसी वे में। ओके, फिर आगे है बॉर्न ऑन और आफ्टर दिसंबर 3 2004। एक पर्सन जो कि इंडिया में बॉर्न हुआ है वो तभी इंडियन कहलाएगा ओनली इफ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन। अगर दोनों पेरेंट्स उसके इंडियन सिटीजन हैं तब भी वो इंडियन कहलाएगा। और वन पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या हो रहा था कि इस टाइम पे इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ रहे थे, 1987 सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, और वो इंडियन पर्सन के साथ मैरिज करके एक बेबी बॉर्न करवाते थे, जिसकी वजह से उनको सिटीजनशिप मिलने में थोड़ा इजी हो जाता था। तो ये चीज़ें जब पता चली, ये न्यूज़ जब सामने आया, तब लोगों ने अमेंडमेंट करके इसको इम्प्रूव किया, एंड यहाँ पे ये एक्ट लाया गया 2004 का, जिसमें ये बोला गया कि कोई एक पेरेंट्स इंडियन हो सकता है बट जो सेकंड वाला है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए उस टाइम पे जब बर्थ हुआ है बच्चे का। एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट एंड एनी एनिमी एलियंस बॉर्न इन इंडिया आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स बाय बर्थ। अब किसी कंट्री का कोई एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है, वो उसकी एम्बेसी में ड्यूटी कर रहा है, तो अगर उसको कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि वो आपकी कंट्री का सिटीजन है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस रखे गए इस एक्ट में। अब आता है बाय डिसेंट, ठीक है। द रूल्स फॉर पीपल बोर्न आउटसाइड इंडिया हैव आल्सो इवॉल्व। अब इवॉल्व होते गए, जो इंसान अब मान लो इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है बट उसके पेरेंट्स हैं इंडियन, तो उसके लिए भी तो कुछ लॉ लाने पड़ेंगे ना, तो वो यहाँ पे बताया गया है। A person that is born between January 26, 1950 and December 10, 1992, इसके बीच में जो बच्चा बॉर्न हुआ होगा आउटसाइड इंडिया इज अ सिटीजन बाय डिसेंट इफ देयर फादर वाज एन इंडियन सिटीजन। अगर सिर्फ और सिर्फ उसके पापा इंडियन सिटीजन होंगे। बट ये तो गलती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मदर की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे यही रूल आया, ये इस एक्ट में यही बोला गया 1950 से 1992 के बीच में जो भी बेबी बॉर्न होगा इंडिया के बाहर, अगर उसका फादर इंडियन है तो वो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अब आगे आता है बॉर्न ऑन और आफ्टर दिसंबर 10 1992। अब उसी एक्ट पे बात हुई होगी तो फिर दोबारा अमेंडमेंट आया एंड दोबारा उसको इवॉल्व किया गया, एंड यहाँ पे बताया गया कि ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इन इंडिया इज अ सिटीजन इफ ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स वाज एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। पहले वाला बोला गया सिर्फ फादर होंगे, इसमें बोला गया फादर या मदर कोई भी एक होंगे। अब 2004 में आया, इसमें बोला गया अ पर्सन बोर्न आउटसाइड India is not considered a citizen unless their birth is registered at an Indian consulate within 1 year। अब क्या सीन है देखो, कुछ हमारे कंट्री में क्या था कि उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, बच्चा बॉर्न हुआ है तो वो वहाँ का सिटीजन कहलाएगा। तो ऐसे जाहिर सी बात है बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता होगा। तो वहाँ पे ये बोला गया कि जब भी कोई बच्चा बॉर्न होगा 1 साल के अंदर अंदर तक उसको इंडियन काउंसिलेट में आकर रजिस्टर करके बताना पड़ेगा कि ये इंडियन सिटीजन ही है, तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। I hope this point is cleared with you all. So now we are moving to the third, that is by registration. The central government, specifically the Minister of Home Affairs, can register a person as a Indian citizen if they meet certain criteria। अगर वो कुछ क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको इंडियन सिटीजनशिप दे सकती है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। A person of India on origin who has been resident in India for 7 ईयर्स, अगर वो 7 साल से इंडिया में है तो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडियन बोला जाएगा। कितने साल? 7 साल। कितने साल? 7 साल, गुड। A person who is married to an Indian citizen and has been a resident in India for 7 years। एक पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन से मैरी शादी किया है एंड वो इंडिया में रह रहा है लास्ट कितने साल से? 7 साल। माइनर चिल्ड्रन ऑफ एनी सिटीजन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन का जो माइनर चिल्ड्रन होगा रजिस्ट्रेशन करने पे वो भी इंडियन कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ वी आर मूविंग टू द बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब फॉरेनर कैन बिकम अ सिटीजन, ओके। एक बाहर कंट्री का बंदा भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। आज भी हमारे कंट्री में इवन यूएस के सिटीजन्स इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं, बहुत से कंट्रीज है जो इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं, इवन पाकिस्तानी भी लेते हैं। तो बाय नेचुरलाइजेशन एक फॉरेनर कैन बिकम अ सिटीजन थ्रू नेचुरलाइजेशन
if they meet a long list of qualifications the conditions are। एक फॉरेनर इंडियन सिटीजन से बन सकता है नेचुरलाइजेशन के द्वारा अगर वो एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको अपने प्रीवियस सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ओके, नाउ दे मस्ट हैव रेजिडेड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उसकी प्ली को कंसीडर किया जाएगा। दे मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर एंड हैव नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो पॉज करो और बताओ 8th शेड्यूल में हमारे इंडिया में कितने लैंग्वेज हैं विद टोटल टाइम स्टैम्प, विद एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प कमेंट करो इसे। एंड आई रियली होप कि आप सब इसे कमेंट करेंगे। एंड जिसे नहीं आता हो, मैं चाहता हूँ वो गूगल करे, मैं बता सकता था बट आप गूगल करो, खुद रिसर्च करो और इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि हमारे इंडिया में कितने लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर आते हैं। नाउ द गवर्नमेंट कैन वेव दीज कंडीशंस ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, आर्ट्स, फिलोसफी, लिटरेचर एटसेट्रा। इस किसमें? पहला है साइंस, ओके, द नेक्स्ट वन इज आर्ट, then it's philosophy, then it's literature। जो भी इंसान इंसान इसमें एक अच्छी सर्विस या अच्छे नॉलेज रखता होगा उसके लिए सारे कंडीशन को वेव ऑफ किया जा सकता है, उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। फेमस डांसर अदनान सैनी, इसको इंडियन सिटीजनशिप मिला था थ्रू नेचुरलाइजेशन। अदनान सैनी, आई होप यू ऑल नो, उस टाइम उसके क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने उसकी वीज़ा को कंसिडर नहीं किया था, एक्सटेंड नहीं किया था, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन रीज़न पे इंडिया ने उसको पाकिस्तान इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया था। सो नाउ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अब जाहिर सी बात है ना ये चीज, तो इफ अ न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज हु अमंग द फॉलोइंग पीपल ऑफ दैट टेरिटरी विल बिकम एन इंडियन सिटीजन। अब हमने किसी कंट्री किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया है तो ऑटोमेटिक सी बात है ना कि वो टेरिटरी अब हमारी पार्ट हो गई है, वो हमारा हो गया। अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे विथ प्रॉपर रीजन। Now, example, when Pondicherry, now Puducherry, became a part of India, its residents were granted Indian citizens through a government order under this provision. पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच का सेटलमेंट था, वो जब इंडिया में पार्ट बन गया था तो वहाँ के जितने भी रेजिडेंट थे वो ऑटोमेटिक कहाँ के सिटीजन्स बन गए? इंडिया के। अब आप सिटीजनशिप एक्वायर तो कर रहे हो बट आप लूज भी तो कर सकते हो ना। लूज करने के क्या क्या रीजंस हैं हम उस पर जानेंगे। सो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये भी यही बोलता है, क्योंकि बताया गया था कि जनवरी 26 1950 तक की जितने भी सिटीजनशिप के रूल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बता दिए थे, बट उसके बाद के सारे काम किसने किए हैं? द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसने ये भी बताया कि कोई बंदा अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकता है। इसके 3 वेज बताए हैं हमें। द बाय रिनंसिएशन, कैसे एन एडल्ट सिटीजन हु कैन वॉलंटियरली गिव अप, कोई अपना सिटीजनशिप खुद ही जाके बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, उसकी सिटीजनशिप हट जाएगी। फॉर्मल डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा एक। व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस देयर सिटीजन देयर माइनर चाइल्ड आल्सो लूज देयर सिटीजनशिप। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान अपनी खुद की मर्जी से अपनी सिटीजनशिप छोड़ता है तो उसका माइनर चिल्ड्रन जो होगा वो भी अपनी सिटीजनशिप इंडिया की खो देगा। गॉट इट? बट दे कैन अप्लाई टू गेट इट बैक व्हेन दे टर्न 18। जब वो 18 साल के हो जाएंगे, जब वो एडल्ट हो जाएंगे, जब खुद के डिसीजन खुद लेने के कैपेबल हो जाएंगे, तो वो फिर से अपने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बाय टर्मिनेशन, अब इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एंड नोइंग एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता है ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसको ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया अलाउ नहीं करता है। Now, by deprivation, this is a compulsory termination by the government. Okay, the government can stripe a person of the citizenship under a specific condition on obtaining citizenship by fraud। अब किसी ने सिटीजनशिप ले लिया बट बाद में पता चला उसके डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड था या कुछ भी केस सामने आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास फुल्ली राइट्स हैं कि वो उसके सिटीजनशिप को रिलिंक्विश या उसको खत्म कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपना लॉयल्टी शो नहीं करेगा, डिसलॉयल्टी शो करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, उसके रूल्स को ऑबे नहीं करेगा,
उसकी सिटीजनशिप को भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। थर्ड, अनलॉफुली ट्रेडिंग और कम्युनिकेटिंग विद एन एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर के टाइम अगर आप अपनी कंट्री के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हो किसी भी एनिमी टेरिटरी के साथ जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है, या किसी भी और कंट्री के जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं करता है, उस केस में भी आपके सिटीजनशिप को ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है। नाउ दैट्स पार्ट 6, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। डिस्पाइट हैविंग अ फेडरल सिस्टम विच सेंटर एंड स्टेट, ड्यूअल पॉलिटी है, आपको पता है ड्यूअल गवर्नमेंट है यहाँ पे, वैसे ड्यूअल गवर्नमेंट बताया गया, सेंटर और स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप ही करता है। यूएस और स्विट्जरलैंड ड्यूअल सिटीजनशिप करते हैं। वहाँ पे कंट्री जो होल कंट्री के लिए सिटीजनशिप अलग होती है और आपके जो स्टेट्स हैं उसकी सिटीजनशिप अलग होती है। मैंने आपको बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर में कि आपके जितने भी अमेरिका के हैं वो सब ने एक एग्रीमेंट के तहत आए हैं और वो सब साथ में है। वो जब चाहे तब अपने जो साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसको तोड़ भी सकते हैं और वो अलग भी हो सकते हैं। इट्स लाइक दे आर, आप मान लो एक कंपनी आपने स्टार्ट की है जिसमें आपके पार्टनर्स हैं, उन्होंने साइन किया और सब साथ में वर्क कर रहे हैं, बट ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सबको हमेशा साथ रहना है। तो ये उस केस की बात हो रही है। नाउ दिस इज वाई सिंगल सिटीजनशिप। जाहिर सी बात है हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तो अब हमारी कंट्री में जितनी डाइवर्सिटी है उसमें सबको यूनाइट रखने के लिए हमने ऐसा किया है कि आपकी हमारी कंट्री हमेशा यूनाइटेड रहे, इसलिए हम सिंगल सिटीजनशिप को एंटरटेन करते हैं। नाउ हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस रूल। Parliament can prescribe residence within a state as a condition for certain government jobs in that state। अब हम कंट्री के किसी भी पार्ट में रह तो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट अब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में हम पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि उस स्टेट का ही इंसान होना चाहिए, या कुछ इस तरीके का कर सकती है जो कि वहाँ पे इस चीज़ के लिए नेसेसरी हो हमारी कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, वहाँ पे एक्सेप्शंस किया जा सकता है। आर्टिकल 15, 16 and 19, I want you all to comment down what is this, क्या बताया था अभी। Now state benefits, article 15, a state can offer special benefits to its residents such as fee concession for education। अब स्टेट कोटा लगता है, आप आई होप ऑल यू ऑल नो, तो वो भी इसके तहत हमें स्टेट बेनिफिट्स दी जाती है। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो मूवमेंट की, उनकी आइडेंटिटी उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ अब ओसीआई क्या होता है, overseas citizens of India। This is a special status created for person of Indian origin who are citizens of other country। जो इंसान इंडिया को ओरिजिन तो था बट उसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो उस केस में ओसीआई दी जाती है। और ओसीआई यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि ये एक ड्यूअल सिटीजनशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन 2000 एलएम सिंघवी कमेटी ने रेकमेंड किया कि एक फॉर्म ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इंडियन डायस्पोरा को दिया जाए। आप इंडियन ओरिजिन के हैं, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपका है जहाँ पे आप अभी भी आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट भेज रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आप इंडिया के लिए अभी भी योगदान दे रहे हो। तो ऐसे केसेस में बोला गया कि हम बिल्कुल ही उनको छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ करना चाहिए। दिस लीड टू क्रिएशन ऑफ द ओसीआई स्कीम, उसके वजह से ओसीआई स्कीम आया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओसीआई स्कीम कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, तो दिस इज एलएम सिंघवी कमेटी। अब बाद में क्या हुआ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 उसने क्या किया, ओल्ड पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को और ओसीआई स्कीम को इन सिंगल स्कीम में कंबाइन कर दिया, जिसको लास्ट में बोला गया आज जो है वो ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। Now, old PIO card scheme was officially cancelled on January 9, 2015। क्यों हुआ था? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 आया था जिसने क्या किया, मर्ज कर दिया पीआईओ कार्ड और ओसीआई स्कीम को, जिसको लास्ट में बोला गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है ना। अब जितने भी पहले के पीआईओ कार्ड होल्डर थे वो अब क्या बन चुके हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ऑटोमेटिकली। हु इज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, कौन होता है ये बताओ। तो एक ओसीआई कार्ड होल्डर एक ऐसा फॉरेन सिटीजन होता है जिसका इंडियन रूट्स है, ओके, विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज हु हैव एवर बीन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इनको नहीं मिलेगा। जो इनके सिटीजन रह चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद में सिटीजन, या ऐसा जो भी हुआ हो, जिनके मतलब एक्सेप्शन ऑफ दोज हु हैव एवर बीन, वो कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन्स रहे हों किसी भी टाइम पे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में जब भी, और उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है। हो सकता है ना कि बहुत से कंट्री के ऐसे लोग होते होंगे जो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं
बाद में कुछ टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं और वो किसी और कंट्री में चले जाते हैं, बट टेक्निकली देखा जाए तो वो इंडियन सिटीजन्स थे पहले। भले ही वो स्टार्टिंग किसी और सिटीजन्स के कंट्री के सिटीजन रहे हो, बट बाद में उन्होंने इंडियन लिया था, फिर छोड़ के किसी और कंट्री में गए हो, वो एलिजिबल है। बट कोई इंसान पाकिस्तानी था, बांग्लादेशी था, वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया, फिर वो दूसरा सिटीजन चला गया, उसको नहीं मिलेगा ओसीआई कार्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। अब ओसीआई कार्ड होल्डर के कुछ राइट्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। दे गेट अ मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजाज टू विजिट इंडिया। उनके पास लाइफ लॉन्ग वीजा है इंडिया विजिट करने के लिए, कितनी बार भी। दे आर exempted फ्रॉम रजिस्टरिंग विद द पुलिस फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। पुलिस के साथ उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कितने टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं कितने नहीं। दे हैव पैरिटी विथ नॉन एनआरआईज इन इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड। अब उनके पास इक्वालिटी तो है एनआरआई के साथ, नॉन रेजिडेंट इंडियन, बट उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने की राइट्स नहीं है। कुछ राइट्स उनके पास नहीं है जो कि एनआरआई के पास हैं। नाउ राइट्स एज ओसीआई कार्ड होल्डर डज नॉट हैव। एन ओसीआई कार्ड होल्डर इज स्टिल अ फॉरेनर सिटीजन। वो अभी भी फॉरेनर सिटीजन है, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप एंटरटेन नहीं करता है, जैसा हमने पढ़ा था। तो आप ओसीआई कार्ड होल्डर कोई है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि वो इंडियन सिटीजन है, तो इसलिए आप उसको सारे राइट नहीं दे सकते हो। सारे राइट जैसे कि राइट टू वोट, ऑब्वियसली बात है। राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज। क्या बताया था मैंने, एक चीज मैं और जाता हूँ, आप कमेंट करो कि प्रेसिडेंट इंडिया में कौन बन सकता है और यूएस में कैसे इंसान बन सकते हैं। यूएस में कौन नहीं बन सकता है और इंडिया में कौन कौन लोग हैं जो बन सकते हैं, क्या दोनों में डिफरेंसेस। आई वांट यू टू कमेंट डाउन विद द प्रॉपर टाइम स्टैम्प, ओके। नाउ राइट टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने का भी कोई राइट नहीं है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ प्रोपोर्शनिटी इन गवर्नमेंट जॉब, से कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये आप बताएंगे, इसकी भी राइट नहीं है। सो okay, this is the last page. This is the end of this chapter, that is chapter 6, citizenship. I hope you all understood what I tried to make you understand, and this was really a very interesting topic. I want you to read it again and take a proper notes of this and try to read it as much as possible. And this was the end of this chapter. We will again meet very soon with a new chapter, chapter 7, that is fundamental rights. Till then, I hope you all study well. You hope you keep your health in a good condition. Jai Hind.